आज हम लोग मध्यकालीन शिक्षा के समालोचनात्मक मूल्यांकन का प्रयास करेंगे, जिसमें मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोषों की विवेचना पे चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले गुणों को देखते हैं। मध्यकालीन शिक्षा के गुण क्या थे? तो पहला गुण था कि धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय का प्रयास किया गया था। मध्यकालीन दौर में जो शिक्षा थी उसमें इस्लाम धर्म की प्रधानता थी और उसमें कुरान और कुरान के भाष्य, हदीस इत्यादि पे ही मुख्य फोकस था, क्योंकि जो मदरसे होते थे वो और मकतब होते थे वो सीधे मस्जिद से जुड़े हुए होते थे और लोगों को इस्लामिक जीवन पद्धति के अनुकूल बनाने का ही प्रयास उसमें किया जाता था। साथ ही चूँकि जीवन हमारा केवल धार्मिक विकास से नहीं चलता है, जीवन के जो लौकिक पक्ष हैं, जो सांसारिक पक्ष हैं, जो व्यवहारिक पक्ष हैं, इनसे संबंधित कुशलताओं, दक्षताओं और उत्पादन की क्षमता का विकास किया जाना नागरिकों में अति आवश्यक है, ताकि व्यवहारिक समझ के साथ ऐसे चीज़ों को उत्पादित किया जा सके जिससे कि समाज की आवश्यकताएं पूरा होती हैं। तो हम देखते हैं कि मध्यकाल में, पूरे मध्यकाल में जब स्थिरता आ जाती है मुग़ल काल के समय, तो भारत का उत्पादन का जो स्तर होता है इतना ऊंचा हो जाता है कि पूरे विश्व के जीडीपी का 24% उत्पादन भारत करने लगता है। और ये बिल्कुल तथ्य के आधार पे मैं बता रहा हूँ। एक एंगस मेडिसन की किताब आई है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिलेनायर करके, उसमें ये चीज़ें रखी गई हैं। इसके बाद शिक्षा की व्यवहारिकता से आशय है कि कुशल श्रमिक, कुशल कारीगर, राज करने के लिए पदाधिकारी, राजस्व संग्रह के लिए हमको व्यक्ति चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्ति चाहिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए अच्छे सैनिक चाहिए, किलेबंदी करने वाले, किले बनाने वाले, हथियार बनाने वाले, साथ ही चूँकि कृषि मुख्य व्यवस्था थी तो कृषि, पशुपालन इत्यादि इन चीज़ों से संबंधित लोगों का निर्माण करना, इन कुशलताओं का विकास करना, इनसे संबंधित दक्षताओं का विकास करना भी मध्यकालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण और गुण था और एक उसका भी लक्षण था। इसके बाद मध्यकाल में भी जो शिक्षा थी वह पूर्णतया निःशुल्क थी और अनिवार्य थी। मुस्लिम लोग जो इस्लाम धर्म को यहाँ के लोग भी स्वीकार कर लेते थे, उनके लिए मकतब और मदरसे में पढ़ना बिल्कुल निःशुल्क था और साथ ही निःशुल्क ही नहीं था बल्कि अनिवार्य भी था कि उन्हें अपने बच्चों को नियमित रूप से मकतब और मदरसे में भेजना पड़ता था। वहाँ पर उन्हें कुरान की शिक्षाओं के साथ साथ जो दैनिक जीवन से संबंधित ज्योतिष है, तर्क है, दर्शन है और विविध कुशलताओं से संबंधित जो शिक्षाएं थी उन्हें भी प्रदान की जाती थी और लोगों में एक विशेष तरह का विश्वास, परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज के प्रति झुकाव का भी आग्रह रखा जाता था, ताकि वो लोग इस्लामिक मान्यताओं को पूर्ण रूप से अंगीकार करते हुए समाज में इसका प्रसार करें। साथ ही मध्यकालीन शिक्षा में चूँकि मदरसों में शिक्षक और छात्र साथ साथ रहते थे और समय समय पर राज्य के अधिकारियों का आना जाना रहता था, इसलिए इसमें बड़ा व्यक्तिगत संपर्क पर भी बल दिया जाता था और शिक्षक चूँकि छात्र के साथ रहता था तो उसके विभिन्न गतिविधियों का वो पूर्ण रूप से निरीक्षण करता था, अवलोकन करता था, मूल्यांकन करता था, आकलन करता था। इसके बाद उसकी क्षमताओं के अनुरूप उसके सर्वांगीण विकास का भी ध्यान रखता था और कोशिश करता था कि छात्र जिस तरह की रुचि रखता हो, जिस तरह की अभिक्षमता रखता हो, जिस तरह का उसमें कुशलता अर्जित करने की योग्यता है, उसका विकास हो, यानी सर्वांगीण विकास पर भी बल दिया जाता था। इसके बाद बड़ा अच्छा ये लगता है मध्यकालीन शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं और उनके साहित्य की बहुत उन्नति होती है और इस्लामिक शिक्षा केंद्रों के पैरेलल
हिंदू, बौद्ध और यहाँ के परंपरागत शिक्षा केंद्र उपेक्षाओं के बावजूद भी फलते फूलते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन रहती है वो इस्लाम को न मानने वाले लोगों की ही रहती है। तो उनके वो स्वतः अपने स्तर पर इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग देखते हैं कुछ सूफी संत, कुछ मुसलमान लेखक हिंदी के भी विकास में अपना अद्वितीय योगदान देते हैं, जिसमें हम मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन, रहीम, अमीर खुसरो का नाम ले सकते हैं। इन लोगों ने बिल्कुल हिंदी को और परिमार्जित किया, हिंदी को और आगे बढ़ाया और हिंदू धर्म के भावनाओं के अनुरूप पदों की रचना किया। समाज में एक समन्वय की स्थापना करने की बात की, जिसे आज हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के रूप में भी देखते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, बल्कि एक भूमि पर हैं, एक जलवायु में हैं, एक ज़मीन पर हैं। तो निश्चित रूप से इंटरेक्शन के फलस्वरूप एक दूसरे में सांस्कृतिक आदान प्रदान होना तय है। उसी समय कबीर दास बहुत बड़ी संख्या में 20,000 से ज़्यादा पदों को लिखे। साकी शब्द रामायणी में सूरदास ने बहुत से ग्रंथों की रचना की। मीराबाई ने भक्ति के गीत लिखे। संत रविदास, तुलसीदास जी ने कई महान ग्रंथों की रचना की, जिसमें रामचरितमानस को भी हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद रसखान और अबुल फजल आईने अकबरी और अकबरनामा लिखता है। फिर विद्यापति जो मैथिल साहित्य के एक तरह से बहुत बड़े नाम हैं और उन्होंने मैथिल साहित्य के विकास में बहुत ही योगदान दिया। और तुर्की, अरबी, फारसी और यहाँ के हिंदी के ज़बान के इंटरेक्शन से एक नई भाषा पैदा होती है, एक नई भाषा का जन्म होता है, जिसे ज़बान हिंदवी कहा जाता है। आगे चल कर के यह भाषा उर्दू भाषा के रूप में विकसित होती है और यह उर्दू भाषा के रूप में विकसित होती है नहीं, बल्कि राजभाषा के पद तक पहुँचने की काबिलियत रखती है, पहुँचती है। तो ये हमारे यहाँ जो मध्यकाल की शिक्षा का एक बहुत बड़ा गुण था कि उसने साहित्य के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र के साथ साथ जो भाषा का विकास के दृष्टिकोण से प्रादेशिक भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय भाषाओं के विकास के दृष्टिकोण से भी यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीर हसन देहलवी ने बहुत सी गज़लें लिखी और उसी समय बदरुद्दीन मोहम्मद चच ने चचनामा लिखा था। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं का और मुख्य रूप से फ़ारसी भाषा का, तुर्की भाषा का भी बहुत विकास होता है। फ़ारसी तो राजभाषा बहुत ज़्यादा समय तक रही, तो उसका तो स्वाभाविक रूप से विकास होना था। फिर साहित्य और इतिहास, भारत में व्यवस्थित और क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही, लेकिन इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना के बाद वो एक नया ट्रेंड आता है इतिहास लेखन की परंपरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उस दौर में जो भी आक्रमणकारी कह लीजिए या उस समय बादशाह कह लीजिए, जो सुल्तान यहाँ अवस्थित हो गए, यहाँ पर अपना राज काज कायम किया और लंबे समय तक यहाँ राज किया, उन लोगों ने इतिहास लेखन को महत्व दिया। उनके दरबार में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार और इतिहास के लेखक रहते थे, जिनमें कुछ नाम अलबरूनी, जिसने तारीखुल हिंद लिखा था और उसने हिंदी और संस्कृत का भी काफ़ी अध्ययन किया था। फिर फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा, जियाउद्दीन वर्नी, जिसने तारीख़ फिरोज़शाही फतवा जहांदारी लिखी थी, याहिया बिन अब्दुल, और जिसने तारीख़ मुबारक शाही लिखी। फिर मुल्ला दाऊद बादाउनी का भी नाम आता है, जिसने मुंतखब तवारीख़ लिखी थी। और बहुत खाफ़ी खा अबुल फजल, जो अकबर नामा और आईने अकबरी लिखी थी। और इसमें हसन निजामी, मिनहाज सिराज, बाबर खुद बादशाह होते भी तुजुके बाबरी अपनी आत्मकथा लिखता है तुर्की में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इनके बल पे फिर उस समय एक विदेशी यात्री के रूप में इथोपिया से आता है इब्न बतूता। उसने किताबुल रेहला लिखा, जो यहाँ के सामाजिक दशाएं, स्त्रियों की दशाएं, लोगों की दशाएं, लोगों के व्यवसाय, ये शासन, दरबार की जो सिस्टम थे, सब पर बड़े विस्तार से लिखा। तो मध्यकाल में इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया था। और हम देखते हैं कि अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा न रहता तो जिस तरह के स्थापत्यों की रचनाएं की जाती हैं मध्यकाल में,
ताजमहल, लाल किला, ऐसे बहुत से जो इमारतें होती है, बहुत उच्च कोटि की स्थापत्य और अभियांत्रिकी के उदाहरण हैं, या फिर युद्धों में प्रयोग किए जाने वाले जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, या फिर व्यापार के क्षेत्र में यहाँ तक कि जहाज, बाद में चल के जहाजरानी भी आ जाती है, जो नौकाओं से व्यापार विदेशों तक किए जाते हैं, उन क्षेत्रों में भी काफ़ी विकास होता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि मध्यकाल में जो शिक्षा थी वो बिल्कुल एक उत्कृष्टता को प्राप्त कर ली थी, जिससे कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था। और अपने आप में जो 24% GDP की बात मैं कर रहा हूँ, निश्चित रूप से सारी चीज़ों को बयां कर देता है। समालोचना की मूल्यांकन जब हम करते हैं तो कुछ दोषों पे भी विचार हमें करना चाहिए कि क्या कमियां थी, दोष नहीं कमियां। तो कमियां पहली थी कि शिक्षा व्यवस्था अस्थिर थी, लड़ाइयों का दौर था, राजाओं के बदलने का दौर था, कोई कितने दिन शासन करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कौन पदाधिकारी रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कौन जागीरदार सूबेदार रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इस हालात में राजाओं और उनके पदाधिकारियों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्थाएं जैसे वो बदल जाते थे, तो उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाती थी। तो ये पूरे दौर में थोड़ा स्थिर रही। बाद में मुग़ल काल में इसमें स्थिरता आती है, लेकिन 1530 से पूर्व जो चीज़ें रहती हैं, अकबर के शासन से पूर्व, बल्कि कहिए 1556 से पहले जो दौर रहता है वो बिल्कुल अस्थिर दौर रहता है, और उसमें शिक्षा व्यवस्था अस्थिर रहती है। इसके बाद आध्यात्मिकता का अभाव, धार्मिक कट्टरता की भावना बढ़ती है। धार्मिक शिक्षा का समावेश तो किया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि धर्म और अध्यात्म दोनों दो चीज़ें हैं। हम सांप्रदायिक हो सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की जो प्रणाली थी उसमें बार बार जो मैकेनाइज्ड रिलीजन की बात की जाती है, उस तरह की तत्व जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से व्यक्ति दूर हो जाता है, और वो एक ख़ास तरह के स्टीरियोटाइप दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने लगता है। और वो धार्मिक हो सकता है, सांप्रदायिक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। तो मध्यकालीन की शिक्षा में आध्यात्मिकता के अभाव थे, और धार्मिक कट्टरता बढ़ने के पीछे यही कारण थे कि वो मकतब से लेकर के मदरसे तक धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं, रीति रिवाज हैं, जो अप्रोचेज हैं, जो कुरान की व्याख्याएं हैं, बाद में तो व्याख्याएं मनमानी की जाने लगी, वो लिखी गई जो कुरान में नहीं है उनको भी जोड़ दिया गया। ये सारे धर्मों के साथ ऐसा होता है। तो उन चीज़ों के आने के बाद कट्टरताएँ और बढ़ी हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनसाधारण की शिक्षा, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का बहुत छोटा हिस्सा इस्लाम को मानने वाला रहता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है गैर इस्लामिक रहता है। तो इस जो मकतब और मदरसों की शिक्षा थी वो तो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए थी, जो जनसंख्या के बहुत थोड़े हिस्से से आते थे, और बाकी जो बड़ी जनसंख्या थी उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया था कि तुम्हारा जो मर्जी सो पढ़ो लिखो, और न पढ़ना हो तो मत पढ़ो। बल्कि इसके उलट कुछ बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कुछ का विध्वंस भी किया गया। तो ये कुल मिलाकर के जनसाधारण की, यहाँ के जो मूल लोग थे उन लोगों के शिक्षा की अवहेलना की गई, उपेक्षा की गई, उसमें रुकावट पैदा की गई। लोक भाषाओं की राज्य स्तर पर जो लोक भाषाएं थी उनमें क्षेत्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर तो साहित्यों का सृजन हुआ, ग्रंथों के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, लेकिन कभी उन्हें राजकीय कार्यों में प्रयोग में नहीं लाया गया, राजकीय तौर पे स्वीकार नहीं किया गया, राजभाषा के रूप में उन्हें स्थान नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से लोक भाषाओं की उपेक्षा होती है, स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा होती है, और वो स्वतः अपने स्तर पर ही विकसित होती है, किसी प्रकार का उन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं स्त्री शिक्षा की। मदरसों में स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, मकतबों में भी बड़ी उम्र की बच्चियां नहीं जा सकती थी, उनकी शिक्षा दीक्षा केवल घरों में ही हो सकती थी। तो स्त्री शिक्षा की भी अवहेलना होती है। तो मध्यकाल में केवल उनको वही शेख सादी की गुलिस्ता व बोस्ता की कहानियाँ, लैला मजनू, सीरी फरहीन, ऐसी कुछ कहानियाँ, कुछ नीति शास्त्र के जो चीज़ें थी वो पढ़ा दी जाती थी ताकि नैतिकता का विकास हो, और कुरान की कुछ आयतों का पाठ करना उन्हें सिखा दिया जाता था। और
फिलहाल राज परिवारों की तो जो शहजादियाँ होती थी उन्हें पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाती थी राजकीय स्तर पर, लेकिन बाकी लोगों की, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा का कोई प्रोविज़न नहीं था। अच्छा, शिक्षण की विधि पर हम जाते हैं तो ये भी पूरी दोषपूर्ण थी। केवल रटने पे बल था, शुद्ध उच्चारण पे बल था, समझने पे, उस पे तार्किक रूप से रिफ्लेक्शन देने में, उसके विवेचना करने पे, उसके मॉडिफिकेशन में, उसके और रिफाइनमेंट में और उसके बेटरमेंट में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि उसे और रूढ़ बनाया जाता था कि जो लिखा है वही सही है, उसके इतर हम कोई व्याख्या करते हैं मान्यताओं के खिलाफ तो वो गलत है। तो ये एक तरह से तार्किक विवेचना की एक तरह से वो रुकावट होती है और उसकी तार्किकता की एक तरह से मौत हो जाती है। वहाँ पर हम बिल्कुल एक अथॉरिटेटिव ढंग से जो चीज़ें लिखी गई है उन्हें ही हम पढ़ते हैं, उन्हें ही याद रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मकतब और मदरसों में कठोर दंड के प्राविधान थे, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था जहाँ जीवन में कठोर दंड, लड़ाई, युद्ध, ये सारी चीज़ें रहती थी। तो मकतब और मदरसे में छात्रों के अनुशासन के लिए कठोर शारीरिक दंडों का प्रयोग किया जाता था और उनके रहने के लिए बड़ा विलासपूर्ण जीवन वहाँ था। सोने के लिए पूरा गद्दे रहते थे, खाने के लिए मुर्गा, पुलाव, इस तरह की कढ़ी, इस तरह के भोजन दिए जाते थे। तो वो छात्र, एक तो कठोर जीवन उन्हें कठोर बना देती थी, भयभीत बना देती थी, और दूसरी तरफ उन्हें विलासी बना देती थी। श्रम की पूरी तरह से उपेक्षा वो लोग करते थे और काम करने को अच्छा नहीं मानते थे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव पर्सनालिटी को डेवलप करती थी। अच्छा, नेतृत्व के गुणों का भी विकास नहीं होगा जब कठोर अनुशासन रहेगा और आप एक खास कैस्केड के अंतर्गत सोचेंगे, बोलेंगे, रहेंगे, तो फिर नेतृत्व के गुणों का विकास होना संभव नहीं है। और ये आगे चल कर के उस समय कोई बहुत अच्छा लीडरशिप नहीं पैदा होता है, उसके पीछे यही कारण है। इसके बाद व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के अभाव, पूरे चूँकि एक तो अस्थिर शिक्षा की प्रणाली थी, दूसरी चीज़ ये थी कि राजपाट हमेशा बदलते रहते थे, तो कहीं पर भी एक व्यवस्थित शिक्षा का कोई मॉडल नहीं आ पाता है जिसमें उनके लिए फंडिंग की बात हो, उनके लिए पाठ्यक्रम की बात हो, शिक्षण विधियों के मूल्यांकन की बात हो, परीक्षा प्रणाली की बात हो, उनको उपाधि, तमगे, सनदे देने की बात हो। इसका कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं था, बल्कि मदरसे के स्तर पर अपने अपने ढंग से ये लोग स्वतंत्र थे और अपने अपने ढंग से वो व्यवस्थित करते थे। इसके बावजूद उस दौर में दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बीदर, मालवा, नागौर, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, जालंधर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, गोलबुर्गा, इस सारे पूरे देश में जो भी शासन सत्ता के केंद्र थे वहाँ पर बड़ी भारी संख्या में मदरसों का निर्माण किया गया था, क्योंकि ज़मीनें उनको अनुदान पे मिल जाती थी और जो वहाँ के शासक या छोटे स्तर के जो शासक रहते थे वो कुछ अनुदान दे देते थे ताकि उनकी लोकप्रियता भी बढ़े। और ये शिक्षा वाला कार्य, क्योंकि इस्लाम में शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करने को बड़ा पवित्र कार्य माना गया है। और खुद मोहम्मद साहब ने स्वीकार किया है कि मदरसे का निर्माण, पाठशाला का निर्माण, मकतब का निर्माण मस्जिद के निर्माण कार्य के तरह ही पवित्र कार्य है। और जो छात्रों के कलम की स्याही है वो हमारे जो शहीदों के खून की तरह से ही महत्वपूर्ण है। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा की बात होती है और शिक्षा को बढ़ावा देने में लोग लगे हुए थे। साथ ही एक बहुत बड़ा जो जनमानस था, जो हिंदू और जो बौद्ध या जैन या यहाँ के जो अन्य विचारधाराओं से संबंधित लोग थे, उन लोगों ने अपने स्तर पर मठों में, मंदिरों में, गुरुकुलों में, संस्कृत पाठशालाओं में, श्रेणियों में, व्यावसायिक स्तर पर संघों में अपने बच्चों के लिए लिखने पढ़ने की, अपनी व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने की एक व्यवस्था किए हुए थे। और शायद उसी व्यवस्था ने हिंदुस्तान को इस दुनिया का 1/4 उत्पादक करने वाला देश बना के रखा था। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर के मध्यकालीन शिक्षा में बहुत सी कमियां थी तो बहुत से गुण थे। और साथ ही साथ ये जो
पैरेलल ढंग से चलती थी, अन्य शिक्षा की प्रणालियाँ चल रही थी। इन्होंने उस गैप को भरने का काम किया और हिंदुस्तान निश्चित रूप से एक प्रगति के पथ पर अग्रसर था। धन्यवाद।